हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पंकज कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं केमिकल सेक्टर के बारे में। तो केमिकल सेक्टर एक फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लिकेटर्स निकल के आते हैं। तो ये जो हमने पीपीटी बनाई है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी वो कंपनी हो सकती है जो इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकती है और केमिकल सेक्टर के अंदर क्या क्या नए नए डेवलपमेंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। तो यहाँ पर जो हमने रिसर्च रिपोर्ट ली है वो बहुत सारी अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट से निकाल कर और ये एक पीपीटी बनाई है जिस जो कि देखिए दोस्तों, ये पीपीटी लंबी होने वाली है और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आराम से टाइम निकाल के इसको देखिएगा। अदरवाइज हम मौज मस्ती करने के लिए आए हैं तो फिर इसको यहीं छोड़ दीजिए। तो वी आर इनटू सीरियस बिजनेस। अगर अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो यू विल नॉट बी मेकिंग मनी, राइट। पैसा कब बनता है? पैसा तब बनता है जब हम उसके लिए सीरियस होते हैं, उसके लिए पहले से प्लानिंग करते हैं और सेक्टर आइडेंटिफाई करके उसको पूरा प्ले आउट होने देते हैं और तब जाके पैसा बनता है। तो इसके लिए खूब सारा रिसर्च लगता है, इसके लिए खूब सारी मेहनत लगती है और वो मेहनत मैं आपको करके और स्पून फीडिंग करने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। जो जो भी लोग आप देख रहे हैं तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर 20-25 मिनट की अगर वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने कम से कम 5 दिन लगा के ये वीडियो तैयार करने की कोशिश की होगी, ठीक है। तो 4-5 दिन एटलीस्ट एक वीडियो, ढंग की वीडियो बनाने में लग जाता है। तो प्लीज़ एक बार अच्छे से देखिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए कि केमिकल सेक्टर में क्या क्या डेवलपमेंट्स है और किस तरीके से केमिकल सेक्टर आगे डेवलप कर सकता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो केमिकल सेक्टर जो एक ऐसा सेक्टर है जो टाइम के साथ डेवलप करता जा रहा है और ये ह्यूमन की तरह डेवलप करता है। मतलब जैसे जैसे हम लोग डेवलप कर रहे हैं वैसे वैसे केमिकल सेक्टर डेवलप करता जा रहा है। इसमें पेस्टिसाइड्स में, टेक्सटाइल में, पेंट्स में, इंसेक्टिसाइड में, फ्रेगनेंसेस में, डिटर्जेंट, फ्लेवर्स, पेस्टिसाइड, इंक्स, बैटरी एंड केमिकल एडहेसिव, टायर्स, पर्सनल केयर एंड व्हाट नॉट, जितने भी सेक्टर आप नाम ले सकते हैं वो सारे के सारे जो है केमिकल सेक्टर के डायरेक्ट बेनिफिशियरी होते हैं। केमिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो हर जगह पे कहीं ना कहीं काम आता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कौन कौन सी कंपनी जो है वो बेनिफिट हो सकती हैं इस ट्रेंड से और ये वीडियो हमने बनाया क्यों है उसके लिए समझने की कोशिश कीजिएगा एक बार। इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री 7% कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी में और 14% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में डायरेक्ट बेनिफिशियरी होती है। तो 2022 के हिसाब से 180 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड होता था केमिकल इंडस्ट्री में और वो 2025 तक 300 बिलियन डॉलर होने की आसार है। और कमाल की बात क्या है, इंडिया सिर्फ और सिर्फ 4% स्टेक होल्ड करता है ग्लोबल केमिकल इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा कि 4% स्टेक होल्ड करता है और चाइना जो है वो ऑलमोस्ट 35 to 40% स्टेक होल्ड करता है किसके अंदर? केमिकल इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। 35 to 40, तो लगभग 35 से 40 वेरिएबल क्यों कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कुछ प्रोडक्शन बंद की थी, वो उसके बारे में आगे बात करेंगे। केमिकल सेक्टर के डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन हैं? पेट्रोकेमिकल है, स्पेशलिटी केमिकल है, एग्रोकेमिकल है, बल्क केमिकल्स हैं और भी बहुत सारी इंडस्ट्री जो हैं जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी बनती है केमिकल इंडस्ट्री की। इंडिया इसके अंदर 7th नंबर पे आता है दोस्तों, केमिकल इंडस्ट्री के अंदर इंडिया 7th नंबर पे आता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इस बात पे फोकस मैं क्यों कर रहा हूँ क्योंकि चाइना अकेला 40% होल्ड करता है। बार बार मैं चाइना का नाम क्यों ले रहा हूँ वो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा और फिर हम एनालिसिस पे पहुंचेंगे कि बेसिकली वेयर आई एम हेडिंग। चलिए अब थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। 2017 से 2022 के बीच हुआ क्या? चाइनीज कंपनी को मल्टीपल डिसरप्शन फेस करने पड़े लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। 13 5 ईयर प्लान आया चाइना के अंदर और उनका फोकस था कर्बिंग पोल्यूशन इन केमिकल पार्क। वहां पर बहुत सारा पोल्यूशन था केमिकल इंडस्ट्रीज की वजह से। उन्होंने क्या किया? शट डाउन ऑफ मैनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फॉर 2 months टू कट एमिशन एंड प्रिवेंट स्मोक। फिर tariff imposed by US on China led many MNCs to took alternative to China। और यूएस ने टैरिफ लगा दिए कि चाइना के ऑल्टरनेट आप इंडस्ट्रीज फाइंड करो, कंपनीज फाइंड करो और वहां से जो है सामान लो। 2019 में क्या हुआ? 78 लोग मारे गए केमिकल इंडस्ट्री पार्क में और चाइना ने पूरा का पूरा रीजन क्लोज कर दिया। 2020 में कोरोना वायरस की वजह से सप्लाई चेन डिसरप्शन आ गया और 2022 में चाइना स्टॉप्ड फंक्शनिंग ऑफ केमिकल प्लांट्स कंप्लीटली। इस बात पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चाइना ने कंप्लीटली केमिकल इंडस्ट्री में शटडाउन लगा दिया। अब सोचिए, पुरानी स्लाइड पे चलते हैं। केमिकल इंडस्ट्री में क्या हुआ? जो ये 40% का स्पेस आया वो कहाँ गया? वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है।
चलिए एक बार अब कंपनीज के ऊपर जाते हैं। ये मैंने एसआरएफ लिमिटेड का चार्ट खोला है और एसआरएफ लिमिटेड के क्वार्टरली और ईयरली सेल्स नंबर आप देखेंगे। ईयरली सेल्स नंबर 2017 से 20%, 16%, 18%, 20%, सडनली 25%, 25%, 24%। तो ये जो चेंज आया ये 18% से सीधा 20 और 25% हुआ। ये क्यों हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ चाइना के डिसरप्शन की वजह से हुआ। और फिर क्या हुआ, मार्च 2023 से और मार्च 2024 में ये फिर से 24% से घट के कितना हो गया, 20%। और अब कितना हो गया, 18%। एक बार नवीन फ्लोरिन के चार्ट्स को देखते हैं। 2015 में सेल्स जो है वो 900 करोड़ और फिर एकदम से जंप करके 1000, 1100 और फिर 1400 और फिर 2000 करोड़। ठीक है, प्रॉफिट देखिए 17%, 21, 24, 22, 25, 26, फिर 24, 26 एंड सडनली 19%, 18%। तो ये बेसिकली क्या है, 2017 से कंपनीज में इंपैक्ट आना शुरू हो गया था चाइनीज की कंपनी में, और उसका बेनिफिशियरी कौन बना, इंडिया बना। तो इंडियन कंपनीज ने क्या क्या फेस किया, इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंस, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, पेंट अप इन्वेंट्री इश्यूज। ये सबसे मेन चीज है समझने की। बेसिकली हुआ क्या कि पेंट अप इन्वेंट्री इश्यूज होते क्या हैं, पेंट अप इन्वेंट्री इश्यूज होते हैं कि दुकानदार के पास माल ऑलरेडी पड़ा हुआ है और वो नए माल का ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा है। ठीक है, नए माल का ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा है। इससे क्या हुआ, कंपनी नया प्रोडक्ट नहीं डेवलप कर पा रही थी, और नया प्रोडक्ट नहीं डेवलप करवाने की वजह से उनके मार्जिन इम्पैक्ट हुए और साथ ही साथ बिजनेस भी हैम्पर हुआ। अभी नए डेवलपमेंट्स क्या है दोस्तों, नए डेवलपमेंट्स ये हैं कि जो इन्वेंट्री उनके पास काफी मात्रा में थी, अब वो घर गिर के ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रह गई है। तो अब कंपनीज के पास नए ऑर्डर आना शुरू हो गया। इफ यू अंडरस्टैंड द बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइक्लिसिटी में मूव करता है। कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस का एक बार टॉप लगता है फिर बॉटम लगता है। सेम इज द केस बिजनेस की साइक्लिसिटी अगर आप समझ पा रहे होंगे तो बिजनेस का टॉप लगा था 2022 में और 2024 में बिजनेस का बॉटम लगने को तैयार है। ये स्लाइड हमने एक्सिस सिक्योरिटी से उठाई है। वो क्या बताती है कि पहले ग्लोबल डिमांड सबड्यूड थी, सप्लाई और डिमांड मिसमैच था, और पेंट अप डिमांड जो कि मैंने बताया, या फिर डी स्टॉकिंग जो है वो चल रही थी। अब स्ट्रेटेजिक कैपेक्स किया है कंपनीज ने, एफिशिएंसी इंप्रूव की है, कॉस्ट रेगुलेशन किए हैं, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड आ रही है उनके पास, ग्लोबल रिकवरी के साइन आ रहे हैं और न्यू प्रोडक्ट के लॉन्चेस भी आ रहे हैं। तो एक साथ जब इतनी सारी चीजें होती हैं तो यू कैन थिंक कि इट इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू साइकिल। देखिए दोस्तों, एएनआई की रिपोर्ट क्या कह रही है कि इंडियन केमिकल इंडस्ट्री सेट्स फॉर 15 to 20% ग्रोथ अमिड चाइना स्ट्रगल्स विद अनयूज्ड कैपेसिटी। अभी चाइना के अंदर कैपेसिटी अनयूज जा रही है और हमारी इकोनॉमी जो है या फिर केमिकल इंडस्ट्री जो है वो 15 से 20% के हिसाब से CAGR के हिसाब से ग्रो कर सकता है। 4% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है अक्रॉस द ग्लोब, और हम कितना से ग्रो कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 15 to 20% के हिसाब से ग्रो कर सकते हैं इंडियन केमिकल इंडस्ट्री। गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी कहीं ना कहीं इसको फेवर कर रही हैं। PLI स्कीम, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, और उन्होंने पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए भी काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लेके आए हैं। हमारे सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, राइजिंग डोमेस्टिक डिमांड और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज। हाँ, सारी की सारी कंपनीज ने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है और अब बाहें फैला के एक्सपोर्ट्स करने के लिए तैयार है हमारा केमिकल सेक्टर। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं दोस्तों कि इंडियन केमिकल सेक्टर एक स्वीट स्पॉट के अंदर है इस एक्सपेंशन के लिए, क्योंकि हमारे पास कैपिटल एफिशिएंसी ज़्यादा है, कैपेक्स हमने किया है, हमारे लेबर कॉस्ट कम है और स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग कैपेसिटीज हमारे पास हैं। लो लेबर कॉस्ट होने की वजह से हमारा कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस और भी बढ़ जाता है। हमसे सस्ता केमिकल वो पर्टिकुलर केमिकल कोई नहीं बना पाएगा। चाइनीज कंपनी ने बहुत एक्सपेंशन किया था, लेकिन उनके रिसेंट डेवलपमेंट्स की वजह से अब वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं। तो उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन होगा, हमारी इंडियन कंपनीज होगी, जैसे आरती इंडस्ट्रीज हो गया, SRF हो गया, और भी बहुत सारी कंपनी, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर एक बार स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं दोस्तों, कितनी सारी कंपनियों ने एक्सपेंशन प्लान ऑलरेडी
चिप इन कर दिए हैं अपनी ग्रोथ के साथ, और एक्विजिशन और पार्टनरशिप भी यहाँ पर एक बार पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एल्काइल अमाइल्स, एमी ऑर्गेनिक, बालाजी, क्लीन साइंस, एपिग्रल इंडिया, ग्रोर एंड वेल्स, एचईजी, जुबिलेंट इंग्रेविया एंड व्हाट नॉट, जुबिलेंट फार्मोवा, नवीन फ्लोरिन, पोशाक लिमिटेड, पीवीसीएल, एसएच केलकर, एसआरएफ, टेनफैक इंडस्ट्री, विनाती ऑर्गेनिक्स, सभी ने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है। देखिए दोस्तों, ब्लैक कार्बन इज बैन इन चाइना, तो उसके इफेक्ट जो है इंडियन कंपनीज पे आएगा और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडियन कंपनीज पे आएगा। तो उसकी एक बेनिफिशियरी कौन है? पीबीसीएल और एचईजी। तो इन दोनों कंपनीज को स्टडी कर सकते हो और इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी बोल सकते हो। इवन चलिए एक बार अपनी लिस्ट पे आते हैं। मैंने यहाँ पर एक लिस्ट निकाल के दी है दोस्तों, उसमें मैंने जो भी स्पेशलिटी केमिकल की कंपनीज हैं, मैंने इसमें अतुल और वो सब कंपनी नहीं डाली हैं जो कि बेसिकली स्पेशलिटी केमिकल के अंदर डील नहीं करती, क्योंकि जो भी स्पेशलिटी केमिकल के अंदर डील नहीं करता वो 8-10% के हिसाब से ग्रो करेगा। स्पेशलिटी केमिकल के अंदर भी वो कंपनियां ग्रो करेंगी जो कि मासेस को अपील करती हैं, जैसे कि बेवरेजेस बनाने वाली कंपनी कोई अगर केमिकल बनाती है, या फिर पर्सनल केयर के लिए कोई केमिकल बनता है, या फ्रेगनेंसेस के लिए कोई केमिकल बनता है। यहाँ पर ग्रोर एंड वेल है, ये क्या करती है? फिनिश्ड पॉलिशिंग के लिए प्रोडक्ट बनाती है। इसका 40% मार्केट शेयर ऑलरेडी एशियन पेंट के पास है, लेकिन ये बहुत ही छोटी कंपनी है और इतना नीश प्रोडक्ट बनाती है। जो पॉलिश होती है, जो कि वुडन वर्क पे लगती है, उसको फिनिशिंग देने का जो प्रोडक्ट है वो ये कंपनी बनाती है। ऐसे ही पीसीबीएल मैंने बताया, ये ब्लैक कार्बन बनाती है, ठीक है। क्लीन साइंस जो है, ये इसको स्टडी करिएगा। ये सारी कंपनी जो मैंने निकाल के दी है, ये बहुत ही अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाती है और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट। एचईजी ये भी ब्लैक कार्बन बनाती है। एमी ऑर्गेनिक, इसके लिए तो मैंने एक वीडियो बनाया है और उस वीडियो को आप पढ़ेंगे तो ये कितने सारे काम कर रही है। ये एपीआईज बनाती है, ऑलमोस्ट 40 पेटेंट्स है इसके पास, ठीक है। दूसरा, सेमीकंडक्टर के लिए सॉल्यूशन बनाती है। तीसरा, इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स बनाती है। तो ये सेल्फ अपने आप में बहुत अच्छी कंपनी है। तो इनमें से कुछ कंपनी है ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में है, जैसे कि एमी ऑर्गेनिक है, क्लीन साइंस है, पीसीबीएल में सोचता हूँ ऐड करने का, ग्रोर एंड वेल, ये सारे, टेनफैक इंडस्ट्री यहाँ पर क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये फ्लोराइड के अंदर काम करती है। फ्लोराइड, अब हर कोई क्लोरीन को रिप्लेस करके फ्लोरीन को ऐड करना चाहता है। क्यों? फ्लोरीन एक साफ सुथरा प्रोडक्ट है। क्लोरीन जो है हम पानी में ऐड करते हैं तो वो स्मेली भी होता है, एट द सेम टाइम उसके अंदर इम्प्योरिटीज भी होती हैं। तो उसको रिप्लेस करके फ्लोराइड्स का हम यूज करेंगे और वो हमारी हेल्थ पे भी इफेक्ट नहीं करेगा। एट द सेम टाइम अगर हम ब्रश करते हैं और तो वो उस पेस्ट को इवनली स्प्रेड करने में और उसको इमल्सिफाई करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट अगर हम सर्च करते हैं, टेनफैक इंडस्ट्री वही बनाती है और साथ ही साथ नवीन फ्लोरिन भी वही प्रोडक्ट बनाती है। नवीन फ्लोरिन, ये दोनों फ्लोराइड्स बनाती हैं, टेनफैक इंडस्ट्री और नवीन फ्लोरिन भी बहुत अच्छी कंपनी है और टेनफैक इंडस्ट्री भी इसको स्टडी कर सकते हो। ग्रोर एंड वेल स्टडी कर सकते हो। एपिग्रल इंडिया के बारे में मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि 17 लाख शेयर खरीदे हैं एचएसबीसी ने, ठीक है। तो एक कंपनी अगर कोई इतने सारे, उनके पास पहले 1 लाख शेयर थे और 1,17,000 शेयर थे। आप पिछली वीडियो जो हमारी स्विंग ट्रेडिंग की है वो आप सर्च कर सकते हो, उसमें लास्ट में मैंने गिफ्ट के तौर पे दिया था। 1,17,000 शेयर थे और पिछले 2 क्वार्टर के अंदर उन्होंने 17 लाख शेयर खरीद डाले इस पर्टिकुलर कंपनी के। तो इसको आप ऐड कर सकते हो। बहुत ही आप ग्रोथ देखोगे इसकी, तो ग्रोथ 30% की ग्रोथ आ रही है और 27 का पीई मिल रहा है, ठीक है। और पी देखकर वैसे भी कंफ्यूज नहीं होने का है दोस्तों। जब साइक्लिसिटी डाउन ट्रेंड में होती है तो पी ज्यादा होता है, साइक्लिसिटी जब अप ट्रेंड में होती है तो पी कम होता है। जब साइक्लिकल नेचर के अंदर, हालांकि केमिकल इंडस्ट्री साइक्लिकल नेचर नहीं होता इनका, बट स्टिल पी एक्सपेंडेड दिखते हैं आपको। जैसे देखिएगा आप एमी ऑर्गेनिक का पी आपको 99 दिखेगा, क्योंकि साइक्लिकल डाउन ट्रेंड के अंदर है। इस टाइम डिमांड कम है। जब डिमांड कम होती है तो पी एक्सपेंड कर जाता है। जब डिमांड बढ़ती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो पी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जब अच्छे नंबर्स एमी ऑर्गेनिक पोस्ट करेगी तो उसका पी गिर जाएगा, एकदम से गिर। मान लीजिए अभी 40 करोड़ कमा रही है, एकदम से 60 करोड़ कमा दे तो ये पी इसका कितना हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा 50% से, तो 50 आ जाएगा सीधा, ठीक है। तो ये परसेंटेज देखोगे 2:3 का रेशो है,
तो 50% से गिर जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, तो ये सारी कंपनीज हैं, इनके बारे में सर्च कर सकते हैं। SRF ये भी फ्लोराइड्स बनाती है, नवीन फ्लोरीन फ्लोराइड्स बनाती है, और टेनफेक इंडस्ट्रीज फ्लोराइड बनाती है। ठीक है, और पेंट और पॉलिशिंग के अंदर जो प्रोडक्ट यूज होता है, जो फिनिशिंग के लिए काम होता है, वो ग्रोर एंड वेल बनाती है। एपिग्रल आप खुद से सर्च कीजिएगा किस तरीके का काम करती है। एमी ऑर्गेनिक मैंने बता दिया। जुबिलेंट इंग्रेविया ने खुद मैनेजमेंट कमेंट्री के अंदर बहुत ही शानदार कमेंट्री दी है कि हमारी जो पेंटअप इन्वेंट्रीज थी वो सारी खत्म हो चुकी है, और नई डिमांड जो है चिप इन होती चली जा रही है, आती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, क्लीन साइंस अपने 5 ईयर पीई के नीचे मिल रहा है अभी, 65 का इसका 5 ईयर पीई है, और ये नीच प्रोडक्ट बनाती है अक्रॉस द वर्ल्ड। आप देखोगे ये बहुत ही नीच प्रोडक्ट बनाती है। तो ये कंपनी आप देखोगे आने वाले टाइम के अंदर एक लार्ज कैप बनती हुई आपको दिखाई देगी। तो ये सारी कंपनीज हैं जो मेरे हिसाब से ठीक लगती है मुझे, और इनमें से कई सारी कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। पिगरल भी मैंने अभी डाला है, तो इनको एक बार देख सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये सब दोस्तों कैसे प्ले आउट होगा? गवर्नमेंट का पॉलिसी सपोर्ट है, कैपेसिटी एक्सपेंशन है, इनोवेशन R&D है, और सस्टेनेबिलिटी पे फोकस है। तो इस वजह से ये सब प्ले आउट होता हुआ हमें दिखाई देगा। इंडिया का जो मार्केट शेयर है वो सिर्फ और सिर्फ 4% है। ये काफ़ी बढ़ सकता है आने वाले टाइम के अंदर। तो हमारे पास ह्यूज अपॉर्चुनिटी है इस थीम में बैठने की, और इसको बहुत बड़ा बनते हुए देखने की। तो जब बहुत सारी कंपनीज लाइन लगा के एक ही बात बोलती हैं कि इसका बॉटम आउट हो चुका है केमिकल सेक्टर का, तो आप केमिकल सेक्टर के अंदर देख सकते हैं आने वाले टाइम में किस तरीके से ये चीज़ें अनवील होती हैं। यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों कि एपिग्रल लिमिटेड ने 1,17,000 शेयर से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 17 लाख शेयर कर दिए। तो आप अपॉर्चुनिटी की अहमियत समझ सकते हैं। और एपिग्रल का चार्ट भी मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। एपिग्रल का चार्ट देखिए, चार्ट में बता रहा है जैसे ही ये डाउन ट्रेंड के अंदर था, तो यहाँ पर बाइंग आ रही थी, बाइंग आ रही थी, बाइंग आ रही थी, बाइंग आ रही थी, बाइंग आ रही थी। तो बार बार कौन बाई कर रहा था इसको? ठीक है, अभी भी चार्ट के अंदर एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, वो है कप एंड हैंडल पैटर्न। तो ये कप एंड हैंडल प्ले आउट करता है, तो आपको पता होगा अगर कप एंड हैंडल पैटर्न प्ले आउट करता है तो वो कहाँ जाके रुकता है। तो इसका यहाँ पर हम अगर इसको लगाएं और इसको ऐसे करके ऊपर रख दें, तो ये पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा, हमें नहीं पता, क्योंकि जब सेंटिमेंट प्ले आउट होते हैं तो स्टॉक कहाँ जाता है वी नेवर नो, राइट। फिर और स्टॉक में अगर दिखाना चाहूँ, ये SRF का चार्ट है दोस्तों। इस चार्ट को देखिए, 2022 से और 2024 और 2025 ही आ गया, अब तो 2025 तक स्टॉक ने कोई भी मूवमेंट नहीं दिया। ठीक है, और ये बुल फ्लैग पैटर्न होता है दोस्तों, ये बुल फ्लैग होता है। जितना फ्लैग का लेंथ होती है उतना ही ऊपर जाता है ये स्टॉक। ठीक है, तो SRF इज पोइज्ड फॉर दिस मोमेंट। दीपक फर्टिलाइजर इज पोइज्ड। दीपक फर्टिलाइजर को देखिए दोस्तों, ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है, और राउंडिंग बॉटम का ब्लास्ट जब होता है, इवन रीटेस्ट भी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। राउंडिंग बॉटम का जब ब्लास्ट होता है तो कहाँ जाके रुकता है? ठीक है, राउंडिंग बॉटम ऊपर से नीचे का मार्क कीजिए और इसको उठा के प्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रोथ आती है दोस्तों, इस तरीके से चीज़ें मूव करती हैं, राइट। तो एक और चार्ट में अगर कोई दिखाना चाहूँ, एक और चार्ट में जो दिखाना चाहूँ, तो वो चार्ट ये है दोस्तों, जुबिलेंट इंग्रेविया। देखिए, ब्यूटीफुल कप एंड हैंडल पैटर्न, और इसका ब्रेकआउट होते ही इस स्काई रॉकेट कर जाएगा स्टॉक। ठीक है, अभी पी नहीं देखिएगा, पी इसलिए नहीं देखिएगा, उसका रीज़न मैंने समझा दिया। जब साइक्लिकल डाउन ट्रेंड होता है किसी भी बिजनेस का, या फिर किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी सेक्टर का, तब पी एक्सपेंडेड होते हैं, और जब पी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब हमें स्टॉक बेचना होता है, राइट। तो जैसे कि मैं टाटा स्टील का एग्जांपल लूँ, जब पी एक्सपेंडेड होगा तब आपको खरीदना है, पी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तब आपको बेचना है, करेक्ट। इसका क्यों है? क्योंकि जब स्टील के दाम ऊपर होते हैं तो उनका पी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, स्टील के दाम नीचे होंगे तो पी एक्सपेंड कर जाएगा, राइट। दिस इज द वे हाउ थिंग्स प्ले। तो शेयर बाजार में, स्टॉक मार्केट में इस तरीके से चीज़ें प्ले आउट करती हैं, और वो जैसे जैसे समझदारी आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे ये सब चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी। तो आई थिंक काफ़ी कुछ मैंने समझाने की कोशिश की, अपना एक व्यू पॉइंट देने की कोशिश की, और जो भी हमारी रिसर्च रिपोर्ट में जितने भी क्रेडिट्स हैं वो सब के सब हमने कोई भी क्रेडिट छुपाया नहीं है, सबको क्रेडिट दिया है। जो भी एम्बिट हो, चाहे एक्सिस बैंक
एक्सिस कैपिटल हो या फिर PwC हो, कोई भी हो, सबको हमने उसमें मार्क किया है कि उनका क्रेडिट उनको बनता है, क्योंकि उन्होंने सबने रिपोर्ट निकाली है। हमने वो सारी रिपोर्ट्स मिलाकर आपके सामने परोसने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे।